नया हेड स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 15, 16 एंड 17, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड है। प्लस आप लोग सब मैक्सिमम अगर जॉब में जाओगे तो आपके यही हेड सबसे ज्यादा काम आने वाला है, अगर आप खुद की रिटर्न भरने पे ध्यान देना चाहते हो तो। आप जब अपनी सेल्फ रिटर्न भरोगे, और हम सबको अपनी रिटर्न सेल्फ ही भरनी पड़ती है, रिटर्न हमेशा सेल्फ असेसमेंट के थ्रू ही फिल होती है। इनकम टैक्स आपको सबसे ईमानदार आदमी मानता है इस दुनिया का, तो वो बोलता है तुम ही कंप्यूट करो, तुम ही टैक्स जमा करवाओ, फिर उसके बाद अगर तुमने चोरी करी तो फिर हम बीच में आएंगे। ठीक है, सारे सैलरीड पर्सन को कंप्यूटेशन करनी होती है सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 17 में, इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी जो हाउस प्रॉपर्टी था, हाँ, हाथ मुंह पैर सब धो के आओ। अभी जो सैलरी हेड था, सॉरी, जो हाउस प्रॉपर्टी हेड था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, कब टैक्सेबिलिटी आती है? हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम टैक्सेबल कब होती है? बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, उस बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू टैक्स होगी। ठीक है, शाहरुख खान के 4 घर थे, अब थे अलग अलग जगह पे। अभी सबसे पहले देखो मैंने इधर क्या कंडीशन पुट करी है, मुकेश अंबानी सैलरी पे करते हैं जेवियर को। ये हमारे बड़े फेमस जेवियर साहब हैं, देखे हो सबने तो, है ना? हाँ, ये जो जेवियर है, इनको मुकेश अंबानी मंथली एक अमाउंट पे करते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। मतलब जेवियर साहब कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं अंबानी जी को, उसके बदले में मंथली पेमेंट होता है अंबानी से जेवियर को। क्या ये मंथली पेमेंट सैलरी मान करके सैलरी हेड में टैक्स करा जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क। क्या इस है नहीं, क्या इस पेमेंट को सैलरी माना जाएगा क्या? ये इधर लिखा हुआ है, क्या इस पेमेंट को सैलरी माना जाएगा क्या? जो मंथली पेमेंट होता है, क्या इसको सैलरी मानेंगे क्या? दिहाड़ी। चलो फिर दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज नीता अंबानी को भी पैसे देती है। नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर है। क्या ये अमाउंट भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा क्या? इसके लिए भी यस कह रहे हो? चलो ठीक है, एक कंडीशन और लगाते हो। ठीक है, ये हूं मैं, अभी ये मैं हूं, ठीक है। मैं डीसीसी में एज अ फैकल्टी भाई पढ़ाती हूँ। ठीक है भाई, डीसीसी बदले में 2 ऑल्टरनेटिव्स दे रही हूँ मैं आपको, एक और 2। एक तो डीसीसी बदले में मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है, डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कंपनी है, ये बदले में मुझे एक फिक्स अमाउंट पे करती है मंथली, कंफर्म है कि भाई इतना पैसा आएगा ही आएगा। या चलो इधर डीसीसी हटा करके अपन कोई स्कूल रख लेते हैं, है ना? कोई भी स्कूल मान लो, स्कूल नाम दिमाग में नहीं आ रहा था। ये स्कूल क्या करता है, स्कूल अपने टीचर को एक फिक्स्ड पेमेंट करता है। दूसरा, इधर फिर से मैं ही, ठीक है, मैं यहां पर अपन डीसीसी लेते हैं, डीसीसी मुझे पेमेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, आवर्स ऑफ क्लासेस। जितने आवर्स मैं इधर क्लासेस ले रही हूं उस अकॉर्डिंग डीसीसी मुझे पेमेंट कर रहा है। या फिर पेमेंट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट आ रहा है, इस प्रॉफिट का इतना हिस्सा, प्रॉफिट किससे आएगा? स्टूडेंट से। भाई स्टूडेंट्स की जो भी फीस आ रही है उसमें सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद जितना भी प्रॉफिट बन रहा है उसका इतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा।
ठीक है, पहले में तो मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे, दूसरे पे मैंने आपको बता दिया परसेंटेज प्रॉफिट फिक्स है, और एक और इधर स्कूल से पेमेंट मिल रहा है। पहली और दूसरी में सैलरी हेड आएगा क्या? ये जो भी पेमेंट रिसीव हो रहा है मुझे, क्या ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा क्या? मन क्या कहता है? फर्स्ट वाला आप कह रहे हो होगा, यस। सेकंड वाला नहीं, मना कर रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा, सेकंड वाले में चलो दो अलग अलग प्राणी रख लेते हैं। इधर है अपने डीजी सर, ठीक है, मान लीजिए डीजी सर को डीजी सर को डीसीसी से आर्ली बेसिस पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। इधर है अपने, इधर अपना किसको उठाएं? ओहो, रविंद्र सर, ये लो, ये हैं अपने रविंद्र सर। रविंद्र सर को डीसीसी से परसेंटेज बेसिस पर मिल रहा है। लो, मैंने ऊपर एक ही इंसान की कंडीशन को दो अलग अलग में बांट दिया। अब बताओ, रविंद्र सर और डीजी सर, क्या इनके लिए सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी आएगी क्या? डीजी सर के लिए आप कह रहे हो यस, सब लोग यस, डीजी सर के लिए तो हाँ, और रविंद्र सर के लिए ना है। इनके लिए आप कह रहे हो ना, क्योंकि सैलरी फिक्स नहीं है। मतलब आपने इनको जो पेमेंट मिल रहा है उसको नाम तो सैलरी दिया, इस प्यार को क्या नाम दूं? सैलरी नाम दूं? है? हाँ, मैं पूछ ही यही रही हूं, क्या इसे सैलरी बोला जाएगा क्या? ये चारों कंडीशन आपके पास है। जेवियर को जो पैसा मिल रहा है, क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा क्या? दूसरा, नीता अंबानी को जो पैसा मिल रहा है, क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा क्या? मुझे जो पैसा मिल रहा है स्कूल से, क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा क्या? डीजी सर को जो मिल रहा है डीसीसी से आर्ली बेसिस, इसको भी आप सैलरी हेड में बता रहे हो। रविंद्र सर को जो मिल रहा है, इसको आप सैलरी हेड में नहीं बता रहे हो, नहीं आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएगा। ओके, मतलब इधर भी कंफ्यूजन, इधर भी आपको क्या हो गया? भारी कंफ्यूजन। चलिए, तो इसी कंफ्यूजन के लिए अपन क्या पढ़ रहे हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। जो चीज सैलरी के सेक्शन 15 में लिखी हुई है ना, सेक्शन 15 क्यों? सैलरी का पहला सेक्शन है, और हर हेड का पहला सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन था 22, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है 15, ठीक है। अगर सेक्शन 15 में लिखा हुआ है तो आपको जो भी पेमेंट मिल रहा है उसे सैलरी हेड में काउंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी इस सेक्शन 15 में लिखा हुआ क्या है देखिए। सबसे पहला, अच्छा, सैलरी हेड आता कितने मार्क्स का है? 7 नंबर का आता है। सैलरी हेड हमारे एग्जाम में फिक्स्ड क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, ठीक। पहली चीज, कंडीशंस फॉर चार्जिंग इनकम अंडर द हेड सैलरी। अगर आपको किसी भी इनकम को सैलरी की इनकम बोलना है ना, पहली कंडीशन है, पहली क्या, ओनली कंडीशन है कि पेयर और पेई के बीच में, मतलब जो पैसा दे रहा है और जिसे पैसा रिसीव हो रहा है, उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। एक एम्प्लॉयर होना चाहिए और एक एम्प्लॉय होना चाहिए। अब ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय किसे बोलते हैं? एक नौकरी देने वाला, एक नौकरी लेने वाला, सिंपल, खत्म कहानी। नहीं, इतनी आसानी से कहानी थोड़ी खत्म होती है। पहली चीज, सैलरी टैक्सेबल होगी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो आपको जो भी पैसा मिल रहा है पेयर और पेई के बीच में, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। ये बात तो कंफर्म हो गई,
अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है सबसे पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ? आज जैसे ऊपर अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। जेवियर के लिए मैंने इधर वर्ड लिखा था प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मतलब जेवियर क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या तरीका होगा उस काम का, वो सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? मुकेश अंबानी। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। इसी के बदले में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है? आप डिसाइड नहीं करोगे कि काम करने वाला कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, आप केवल उसको पैसा दोगे, काम वो अपने तरीके से करेगा। जैसे इसका प्रैक्टिकल बाइफर्केशन अगर मैं दूं, जहां आर्ली बेसिस की बात हो जाती है तो आपने आवर्स फिक्स कर दिए कि आपको 50 घंटे के अंदर अंदर लॉ वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, फिक्स कर दिया आपने। 50 आवर्स में आपको लॉ खत्म करवानी है या 50 क्लासेस में आपको लॉ खत्म करवानी है, 1 घंटे की एक क्लास, ये आपने फिक्स कर दिया। आप ही ने बताया है सामने से काम करने वाले को कि आपको इतने टाइम पीरियड में ऐसे ऐसे काम करना है, आप उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते। फिर वहीं अगर इस बेसिस की मैं बात करूं तो इसमें चाहे 50 आवर्स में हो, 70 आवर्स में हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं बता रखा। आप अपने तरीके से पढ़ाओ, जैसे पढ़ाना है, जितने टाइम में पढ़ाना है, जो टेस्ट लेना है वो लो, अपने हिसाब से काम करो। तो पहले वाले तरीके में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। दूसरे वाले में हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है ना, वो सैलरी हेड में जाता है। ऊपर बात करते हैं स्कूल की। स्कूल पूरा करिकुलम डिसाइड करके देता है टीचर्स को, है ना? स्कूल ही तो डिसाइड करता है अभी वो पीरियोडिकल टेस्ट होंगे या अभी हाफ ईयरली होंगे, अभी फाइनल्स होंगे, कितना कितना सिलेबस कौन से एग्जाम में आएगा, आपको किस तरीके से क्या क्या पढ़ाना है, कैसे आपकी क्लासेस लगेगी, वो सब कुछ कंप्लीट करिकुलम कौन डिसाइड करके देता है? स्कूल डिसाइड करके देता है। तो स्कूल टीचर्स का क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो पैसा सैलरी हेड में काउंट होगा। समझ आया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में बताया नहीं जाएगा। ऑफ सर्विस में क्या होता है? जैसे आपकी आज जॉब लगेगी तो पहले 1 या 2 महीने तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 1-2 महीने कंपनी के जिस भी सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है ना, वो सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाएगा। स्टार्टिंग के 1-2 महीने की सैलरी तो फोकट में मिलती है, क्लासेस लेनी होती है बस आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे देंगे, इसको बैठ करके देखो इस जगह पर और काम सीखो, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर काम करता है और ऐसे ऐसे आपको काम करना है। उसके बाद में थ्रू आउट योर जॉब अंटिल प्रमोशन आपको सेम नेचर का काम करना है, सिमिलर नेचर का काम करना होता है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ठीक है? अब जॉब नहीं करते और आप कोई बिजनेस करते हैं, चलो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सैलरी हेड में नहीं जाएगा, पर क्या बिजनेस में कोई आपको बताता है कि आपको कैसे काम करना है, क्या काम कब करना है, अपनी सेल्स कैसे इंक्रीज करनी है? कोई बताएगा क्या आपको आकर के? नहीं। इसलिए बिजनेस होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है? ये एकदम क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, पूरी गाइडलाइंस दी जाती है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, अपने दिमाग से काम ही नहीं करना। इसीलिए तो इसको बोलते हैं नौकरी। आप नौकरी कर रहे हो, है ना? ऐसे ऑफेंड नहीं होना। आप नौकरी करते हो मतलब आप जॉब कर रहे हो, मतलब आपको बताएगा सामने वाला कि आपको इस तरीके से काम करना है, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। हाँ जी, यस, बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमने
मैंने आपको 4 चीजें दी थी, 3 तो डिस्कस कर ली। नीता अंबानी पे आते हैं। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज नीता अंबानी को बताएगा कैसे काम करना है? नहीं बताएगा। वो डायरेक्टर है कंपनी की, वो कंपनी की एम्प्लॉय नहीं है। डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है कि आपका कंपनी में कुछ परसेंटेज का स्टेक है, शेयर होल्डिंग है कंपनी में आपकी। आप कंपनी के या तो शेयर होल्डर हो सकते हो, आपने कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, या आप अभी जैसे ये तो भाई अंबानी फैमिली से ही है, ठीक है, तो उस फैमिली से, अब क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अपने ही लोगों को क्या बनाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सारे वो बेटा बेटी मिलकर के ही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। हाँ, रिलायंस ने नीता अंबानी को एम्प्लॉय नहीं किया, एम्प्लॉयड नहीं कर रखा, नौकरी नहीं दे रखी है। डायरेक्टर है ये, इसकी नौकरी नहीं करती है, जॉब नहीं करती है। तो इनको जो भी पैसा मिलता है, डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिलता है, वो सैलरी नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं होता। समझे बात को? चारों लोग क्लियर हुए? जेवियर जाएगा सैलरी में, स्कूल का भी सैलरी में जाएगा, मतलब जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है वो सब कुछ सैलरी हेड में जाएगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को बोलते हैं हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। पहला पॉइंट डन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी में जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पीजीबीपी में जाता है, बिजनेस में। दूसरा पॉइंट कॉमन है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। एक आदमी बताएगा कैसे काम करना है और दूसरा आदमी काम करेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों में क्या होता है? मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशन। एक आपका सुपीरियर होगा, सुपीरियर मतलब अपर लेवल्स पे आपके हमेशा कोई ना कोई रहेगा जो आपको बताएगा, समझाएगा कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक। तीसरा, यही जो मास्टर है इसका आप पे क्या होगा? डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल। जैसे जो टीम लीडर होता है या आपका जो मैनेजर होगा वो आपका मास्टर कहलाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट यहां पर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन? क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट को ये नहीं बताता कि तुम्हें काम कैसे करना है। एजेंट अपने हिसाब से काम करता है, वो उसके लिए ब्रोकरेज लेगा, कमीशन लेगा, काम करने का तरीका खुद ही डिसाइड करेगा एजेंट। क्लियर? सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी कब आती है? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा। पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन किसे बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से ही बाकी की कंडीशंस आती है, मास्टर एंड सर्वेंट, डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल। 3 चीजें हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मास्टर एंड सर्वेंट, डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल। इसे बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जहां पर भी ये एग्जिस्ट करेगा, इनकम हमेशा सैलरी हेड में आएगी, ऑलवेज। और अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इनकम कभी भी सैलरी हेड में नहीं आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल, एमपीज जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनको जो पैसा मिलता है वो कहाँ जाएगा? सैलरी हेड में जाएगा कि नहीं जाएगा? एमपी एमएलएज नहीं जाएगा। अच्छा, एमपी एमएलएज एक ही उसमें आ गए ना। दूसरा, कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हो, पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है क्या वो सैलरी हेड में जाएगा? क्या मना करो, सभी मना करो, नहीं जाएगा ना। एमपी एमएलए का जाएगा ना पार्टनर का जाएगा, श्योर। क्यों नहीं जाएगा? रीजन मैं पूछूंगी जिससे, है ना, ये सभी बोलने लग जाए। क्यों नहीं जाएगा भरत? ठीक है,
हाँ जी, संजम, कोई भी रीजन, सेम रीजन। तांबी जी, नीता अंबानी वाला ही केस हो गया, वो तो डायरेक्टर का केस हो गया अलग। अरे वो उसको तो मारो गोली, पार्टनर है। अभी इतना नहीं जाना अपने को, वर्किंग नॉन वर्किंग नहीं देखना, स्लीपिंग डोमेंट एक्टिव वो सब नहीं देखना, पार्टनर, पार्टनर है। ठीक, एमपी एमएलए का क्यों नहीं होगा? हाँ जी वंशिका। एमपी एमएलए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एमपी एमएलए को जो पैसा मिल रहा है सरकार से मिलता है, इनको तो पैसा, ये भी तो एक सैलरी भी देखो, तो मतलब सैलरी हेड में जाना चाहिए। चलो एक इंसान तो आउट। हाँ, अब बाकी बताओ, कंफ्यूजन तो क्रिएट होना ही चाहिए। सभी सैलरी कह रहे थे कि नहीं जाएगा, है ना। अभिनव आउट ऑफ द बॉक्स, अभिनव कह रहा है सैलरी हेड में जाएगा। और कोई? एमपी, एमपी एमएलए, और कोई है जो एमपी एमएलए को सैलरी हेड में पहुंचा रहा है? कोई और है? अनु, चित्रांश, क्रिश, विनीत, आयुष नहीं, आयुष तो उधर है। चलिए, मतलब जो लोग अभी भी अपने डिसीजन पे टिके हुए हैं वो एकदम करेक्ट हैं। एमपी एमएलए को जो पैसा मिलता है वो सैलरी हेड में नहीं जाता है, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। कौन मास्टर और सर्वेंट है इस केस में? गवर्नमेंट मास्टर है क्या? एमपी एमएलए सर्वेंट है? ये तो गोटा लेके चलते हैं। नहीं है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है क्या? सरकार इनको बताती है कि आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है? इनको तो बस हवा महल के सामने चल रहा है। हाँ, एग्जेम्प्ट होता है पीजीबीपी हेड में। हाँ, फीस के नाम पर देती है इनको, अलाउंसेस के नाम पर पैसा देती है, तो जो अलाउंसेस और परक्यूजिट्स मिलते हैं ना वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं इनके, और जो ये फीस के नाम पर मिलता है उसको सैलरी हेड में ना पहुंचा करके हम पीजीबीपी हेड में पहुंचाते हैं। एक ही रीजन की वजह से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरकार और एमपी एमएलए का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। सरकार ने इन्हें एम्प्लॉय थोड़ी करा है, नौकरी पे थोड़ी रखा हुआ है, नौकरी पे नहीं रखा, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है, कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है, और कोई डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल भी नहीं है। पीजीबीपी हेड में बताया ना मैंने, पीजीबीपी हेड में आता है, पर ये वैसे भी नहीं देते। हाँ, नहीं होता। अभी पार्टनर, पार्टनर का तो आप सबका रीजन सही है। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, हिस्सेदारी होती है इसकी, तो इसका तो परसेंटेज शेयरिंग है। नो डाउट पार्टनरशिप फर्म से इसको रेम्यूनरेशन मिलता है, पर वो रेम्यूनरेशन किस बात का मिलता है? जो कैपिटल इसने कंट्रीब्यूट करा होता है वो पीएसआर के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हाँ, लॉस होता है तो वो भी भुगतना पड़ेगा। अब अगर कंपनी को लॉस होता है तो कोई एम्प्लॉय लॉस थोड़े ना भुगतता है, एम्प्लॉय तो अपनी सैलरी लेगा ही लेगा। समझ आया? पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। बिल्कुल बनते हैं ना, ओनर हो गए। कोई भी ऐसी इनकम होती है ना जो आपको, इनका ये मान लेते हैं कि ये इनका प्रोफेशन है। बिजनेस क्या चीज होती है? बिजनेस होती है डेली रूटीन में आपका कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, वो मान करके पीजीबीपी हेड में पहुंचा देते हैं। और अगर पीजीबीपी में भी नहीं ले जाना चाहते, अदर सोर्सेज में पहुंचा दो, दोनों में से किसी भी हेड में टैक्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में लगेगी सेम टैक्स रेट, सैलरी में फर्क पड़ जाता है।
ठीक है, सीईओ अभी देखा जाएगा कि वो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, भाई नीता अंबानी तो एक तरीके से ओनर ही हो गई ना उसके, वो तो होल्डिंग रखती है, शेयर होल्डिंग रखती है। अब इसकी जगह आप कोई बाहर का, जैसे आप वो गूगल वाले, वो कौन है भैया, हाँ, तो वो भैया अगर उनकी शेयर होल्डिंग नहीं होगी सुंदर सर की, ठीक है, हाँ, अगर नहीं नहीं तब नहीं बनते, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप शेयर होल्डिंग के बेसिस पर ही सीईओ बनते हो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही तो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, जनरली कंपनी के ओनर्स ही होते हैं, जनरली 99% केसेस में। पर अगर वो कंपनी का ओनर नहीं है, वो अपनी कलाकारी, अपनी स्किल्स के बेसिस पर बना है, तो वो भी एक सैलरीड पर्सन ही है। और अगर सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो सैलरी हेड में जाएगा, नहीं है तो पीजीबीपी हेड में जाएगा। ठीक, कोई और सवाल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के ऊपर? कोई भी ऐसा काम जो आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? सैलरी मिलती है, डन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, चलिए आज के लिए सैलरी में इतना ही पढ़ेंगे। करवा दिया ना प्रिंसिपल एजेंट, ठीक है, धन्यवाद।